तो ये सवाल ही खत्म हो जाता है। तो ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि भाई फला कोर्ट ने ये आदेश कहा, फला कोर्ट ने ये आदेश कहा, फला कोर्ट ने आदेश कहा। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ये कह रहा है कि प्रत्येक सूचना, प्रत्येक अपील अलग अलग होती है और वो सेपरेटली अलग अलग देखी जाती है, किसी कोर्ट का कोई उसमें मामला नहीं है। फिर ये आयोग के जो है इस तरह से क्यों हो रहा है? फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। आयोग को सिर्फ और सिर्फ आरटीआई कानून के हिसाब से कार्य करना है। आरटीआई जो कानून बना हुआ है उसके हिसाब से ही उसको कार्य करना है। और आजकल देखने में ये भी आ रहा है, ये ज्यादातर हो रहा है केंद्रीय सूचना आयोग में, जैसे कि ये हो रहा है कि सो को पहले ही मतलब लोक सूचना अधिकारी को दोषी भी मान लेते हैं, ठीक है मान लिया, उसको सो कोर्स नोटिस देंगे, उसके बाद उसी उसी पहली ही सुनवाई में उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना है। उसके बाद आप डालते रहो कि भाई आपने क्या किया, उसने क्या जवाब दिया। ये तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, इस पे रोशनी डालना चाहिए। आपका प्रश्न किससे है? जो भी मान्यवर हैं सभी साथी जो भी बोलना चाहें इस पे। ये आपका कुछ केंद्रीय सूचना जी आयोग से भी संबंधित है, तो बेहतर होगा। शैलेश सर हमारे बीच नहीं, में है सभी तो। आयोग, जी सभी आयोगों में ज्यादातर ऐसे ही है। अच्छा, हाई कोर्ट के देखो, आप देख रहे हैं ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सभी हवाला ले रहे हैं, है ना। मैंने इसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कह रहा है कि मतलब सभी अपीलें सेपरेटली देखनी है। मैंने उसमें डाला था कि भाई ऐसा है, मतलब जिन मामलों में अपीलार्थी के फेवर में होता है उन मामले में तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट गायब हो जाते हैं, है ना। नहीं लेते हैं कहने के बाद भी। और जिन मामलों में अपीलार्थी को सूचना मतलब बंद करनी होती है वहां पे ये वो लगा देते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इस ठीक पे है, मतलब ठीक वो है, करा ठीक जाए। है, ठीक है, आपकी बात क्लियर हो गई। शैलेश सर, इनका जवाब। सही माने में कानून के हिसाब से कमीशन के ऑर्डर के सामने अपील अलाउड ही नहीं है, मगर लोग हाई कोर्ट को रिट जुरिसडिक्शन में जाते हैं और रिट जुरिसडिक्शन का लिमिटेड स्कोप है मेरे हिसाब से। तो अनफॉर्चुनेटली वो हाई कोर्ट्स नहीं फॉलो कर रहे। अब क्या कानून मानना पड़ेगा? आदेश मानना जरूरी नहीं है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, मगर अगर रेशियो निकलता है किसी इंटरप्रिटेशन का जिसमें रीजनिंग होती है कि ये कहने के हिसाब से ये ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, और उसका एक रेशियो कहते हैं, वो रेशियो कानून के बराबर है। वो रेशियो जब तक चैलेंज नहीं हो तो वो मानना जरूरी है, मगर सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मानना कतई जरूरी नहीं है, और वो गलत है। आपकी बात 100% सही है। दूसरा ये ऐसा है सर, ये जो पे अधिकारी दोषी भी मान लेते हैं, ठीक है, मतलब अगर अपीलार्थी बढ़िया पैरवी कर रहा है उसको दोषी भी मान लेते हैं, उसको बोलते भी हैं कि भाई क्यों ना आपके खिलाफ धारा 20(1) और धारा 20 में कार्रवाई की जाए। उसके बाद उसी दिन उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, मतलब उसका स्पष्टीकरण आने से पहले। ये क्या हो रहा है? ये गलत है। इस पे अगर आप कह रहे हैं ये हो रहा है नहीं हो रहा है मैं नहीं जानता हूं, मगर अगर ये हो रहा है तो गलत है, कानूनी तौर पे नहीं गलत हो रहा है सर, नहीं तो मैं ये मैं बहुत ये हो नहीं रहा कह है। रहा हूँ कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप कह रहे हैं वैसा है तो गलत है। तो उस ठीक है। पे मतलब हम वो उस पे क्या, उस पे हमारे यहाँ पास क्या पे रास्ते हैं हाई कोर्ट के अलावा? मतलब अन्य रास्ते क्या है? जैसे कोई सूचना आयुक्त तो ऐसा बार बार ऐसा कर रहा है, बार बार उसके 50 ऑर्डर है, तो उसके क्या रास्ते हैं उसके अलावा? हाई मतलब कोर्ट छोड़ के और कोई रास्ता नहीं। नहीं मतलब जैसे उसके खिलाफ जैसे लोक सेवक है, ऐसा कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं कर सकते हैं कुछ ऐसा? ये मैं जानता नहीं हूँ, पर जहां तक मेरी समझ है हाई कोर्ट ऑप्शन है। लोक सेवा किसी और साथी को कोई जानकारी हो तो बताएं, सौरभ किसी और सौरभ साथी को इस बारे में। सौरभ जी को देखिए, जोड़ना चाह लोग के जो बाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं और जहां लोग का बिल्कुल अनलॉफुल इस्तेमाल करके और कोई भी अथॉरिटी चाहे वो कोई भी हो अगर उसके अगेंस्ट काम करता है तो वहां आईपीसी अट्रैक्ट होती है। उसमें फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, एसपीआईओ और इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहिबान सब इंक्लूड होते हैं जब सेक्शन 19 तक का मामला है। अफसर जी, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है पहले। जो शो कॉज नोटिस जब इशू होता है
जनरली ये प्रैक्टिस रहा है कि जो कंप्लेनेंट है या जो अपेलेंट है उनको बुलाया नहीं जाता है ऐसे हियरिंग्स में। तो जैसे शो कॉज नोटिस इशू किया, उसके रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे वो कंप्लेनेंट या अपेलेंट उसमें मौजूद नहीं होते और कमीशन होने भी नहीं देता। मेरे साथ भी ये हुआ है। नहीं सौरभ जी मैं थोड़ा सा हाँ। क्लियर करना चाहूंगा, सौरभ जी मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि जिस दिन डिसीजन मतलब आपने डिसीजन लिया मान लो 19 तारीख को, है ना, उसी दिन उसको मतलब जिस दिन आपने हेयरिंग किया उसी दिन उसका डिस्पोजल भी कर दिया। मतलब वो सोकॉज नोटिस के बाद स्पष्टीकरण आना चाहिए ना, उस पर जांच होना चाहिए, उसके बाद उसका क्लोजअप होना चाहिए ना। हाँ, ये कह आइडियली ये होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। और जब डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो खत्म शोकॉज हो गया। प्रोसीडिंग्स है, हाँ, आपका केस आपके तरफ से खत्म हो गया, जो भी ऑर्डर पास किया गया। और जो शोकॉज प्रोसीडिंग्स है वो अलग प्रोसीडिंग्स है, वो आपसे रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो अब वो जो शोकॉज प्रोसीडिंग्स है उसमें सिर्फ ऑफिसर और कमीशन के बीच का मामला है, इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग कमिश्नर्स रख रहे हैं, जो बहुत ही गलत है, क्योंकि वो जो प्रोसीडिंग्स है वो आपके प्रोसीडिंग्स से ही आगे बढ़ के आया है। मैंने उस सौरभ जी, संबंध में मैंने सॉरी टू आरटीआई इंटरप्ट, लगाया है कमीशन में। मेरे हिसाब से ये गलत है इंटरप्रिटेशन। द एप्लीकेंट इज अ नेसेसरी पार्टी टू द हियरिंग। हाँ, वो नहीं आए तो उसको ये पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है, मगर उसको बोलने का अधिकार है, क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। तो ये इंटरप्रिटेशन, ये जो लोग कहते हैं कि एप्लीकेंट को जरूरत नहीं है, ये सरासर गलत है। अरे किसी को इवन आईपीसी में अगर किसी ने चाकू मार दिया तो वो भी अपना लॉयर रखता है, प्रोसिक्यूशन तो एक्चुअली सरकार ही करती है। तो ये कहना सरासर गलत है और इट गोज अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और अक्सर ये होता है कि ऑफिसर फिर कुछ अपना जस्टिफिकेशन देता है जो शायद फैक्चुअली करेक्ट भी ना हो, तो वो बोल देगा हमने ये दिया वो दिया, ये इन्फॉर्मेशन, फिर कमिश्नर भी ऐसे होते हैं जो एक्शन नहीं लेना मैं बता रहा हूँ मैंने उस संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग में आरटीआई भी लगाया है, लेकिन उसका जवाब देने को कुछ तैयार नहीं कि भाई कितने केसों में ऐसा हुआ है और कितने केसों में आपने पेनल्टी लगाया है सोकॉज नोटिस देने के बाद, उसका वो देने को कुछ आई थिंक डेटा ही मेंटेन नहीं करते। तो अब ये मुझे आपका नंबर चाहिए होगा, अगर आपको ठीक लगे मेरे नंबर पे मैंने मैसेज भी डाला है, उस पर आप थोड़ा सा आपसे कुछ इशू पे बात भी करनी है। शैलेश सर, आप बोल रहे थे कि आप लीव करना चाह रहे थे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आप अभी और टाइम दीजिएगा, क्योंकि आज उप्रेती जी भी नहीं है, उनका मैसेज आया था, राहुल सर जुड़ने वाले थे लेकिन पता नहीं क्या। शिवानंद जी, मुझे कहीं जाना है। अच्छा, मेरा कोई कमिटमेंट है। ओके, तो फिर 2 मिनट अभी रुक सकता हूँ, बट अभी मुझे जाना होगा। सर एक जरूरी मुद्दे पे थोड़ा सा चर्चा हो जाए। अभी हाल ही में आपको पता होगा एक बिहार का मामला था, बिहार वाले साथी जो यहाँ पे हम वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे, बिपिन अग्रवाल जी कोई थे जो आरटीआई के लिए काम करते थे, उनकी हत्या हुई थी। और इसके बाद उनका जो लड़का था एक कोई अभी 18 ईयर्स का नहीं था, मतलब हमें लगता है कि अभी नाबालिग ही था, इसका विरोध किया था और काफी प्रयास भी किया था, हर जगह उसने आवाज उठाई कि हमें मतलब हमारे जो पिता के हत्यारों के ऊपर कार्यवाही की जाए। लेकिन जब कार्यवाही नहीं हुई तो अभी उसने सुसाइड कर लिया है, मतलब एक हाई टेंशन लाइन वगैरह में कुछ मिट्टी का तेल डाल करके वो कूद गया है। तो ये बहुत गंभीर मामला है और एक इस विषय में क्या किया जाए, ऐसे मामलों में कुछ एक प्लान आप लोग क्या मतलब करेंगे कि कोर्ट को लिखा जाए या चीफ सीजेआई को लिखा जाए, मतलब सभी जो आयुक्त और जो भी ऐसे लोग हैं काम करने वाले कि भाई ये बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, ये तो इससे ज्यादा डिस्टर्बिंग तो कुछ नहीं हो सकता ना। एक सुझाव है, अगर आप एक चिट्ठी ड्राफ्ट करें चीफ मिनिस्टर को, पुलिस डीजीपी को एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कि इस पे जांच होनी चाहिए और खुलेआम जांच होनी चाहिए और लोगों को दंड करना चाहिए। आई थिंक काफी लोग जुड़ जाएंगे हम सबकी साइड के साथ। मैं साइन करने को तैयार हूँ। ठीक है सर, क्योंकि राहुल जी भी बोल रहे थे इस विषय में चर्चा करने के लिए, तो आज अभी वो जुड़ नहीं पाए हैं, उन्होंने मैसेज किया था कि इस पे चर्चा करेंगे, पर उम्मीद है जब भी जुड़ेंगे तो चर्चा करेंगे। आत्मजीत जी, आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? आपने आपको अनम्यूट कर ले सर।
ये बिहार की घटना बहुत चिंताजनक है और बहुत ही हृदय विदारक है। इसमें जहाँ तक जानकारी, शायद उन सज्जन की जो आरटीआई कार्यकर्ता को प्रताड़ित किया गया या हत्या कर दी गई, उनकी बेटे ने तो सुसाइड की ही, पत्नी ने भी हाथ की नसें काट के आत्महत्या करने की कोशिश की। इससे हम मामले की गंभीरता समझ सकते हैं कि कैसे इतना जघन्य कांड होने के बाद भी उस मामले में जो अपेक्षित कार्रवाई वो नहीं हो रही, जिसके कारण ये पत्नी ऐसा करने पर मजबूर हो रहे हैं, हताश होकर। ऐसी स्थिति और आगे न बने और इस मामले में कार्रवाई हो, इसके लिए जैसा माननीय शैलेश जी ने कहा वो किया जा सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी याचिका डालनी चाहिए और उस पर लोगों से हस्ताक्षर करने को कहा जाना चाहिए। इसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है। आजकल सब सरकारें सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आती है उनका संज्ञान लेती है। सोशल मीडिया पे भी अगर इस पे हजारों लाखों सिग्नेचर होंगे लोगों के, हम अपील करें यूट्यूब पे और भी माध्यमों पे, तो अच्छा। और एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा, हम मुख्य सूचना आयोग को स्टेट के ये अपील करें कि जितनी भी आरटीआई एप्लीकेशंस लगाई गई थी जो गुजर गए उन्होंने, उन सब की सूचना वेबसाइट पे डालनी चाहिए, कमीशन के वेबसाइट पे डलवानी चाहिए। और ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए। जब भी किसी को अटैक हो या कोई मरे और लगता है कि आरटीआई की वजह से हुआ, तो वो सूचना को पब्लिश किया जाए वेबसाइट पे, तो शायद ये कुछ हद तक रुक सकता है। बहुत अच्छा सुझाव। जी ठीक है सर, ऐसा करते हैं, हम इसका एक ड्रॉप तैयार करवाते हैं, राहुल जी से भी हम चर्चा कर लेते हैं। अभी वो जुड़ नहीं पाए हैं लेकिन हम इस पे चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पे बनाते हैं। और हमारे साथी हैं बहुत सारे लोग। सर आप यदि कार्यक्रम से अभी आपका मीटिंग था तो लीव करना चाह रहे होंगे, आपका कहीं अन्य मीटिंग है तो सर ठीक है, मतलब धन्यवाद आपका बहुत महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आई एम सॉरी, मगर मुझे और कोई कमिटमेंट है। नहीं कोई बात नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जायसवाल जी का शैलेश जी से सवाल था, अगर मौका मिल जाए। अच्छा हाँ, तो जायसवाल जी अपने आप को अनम्यूट करके पूछें प्लीज। शैलेश सर, अभी आपने कहा है कि सूचना आयुक्तों की कमी है और वहां पे उनको या जो भी आपने कहा कि कमी, संसाधनों की कमी, जबकि मैंने अभी लोकसभा के पटल पे एक प्रश्न रखा हुआ था जिसमें मैंने पढ़ा हुआ था, जिसका संबंध बैंक से था। बैंक ने ये लिख के दिया था कि हमारे किसी भी शाखा में कोई भी स्टाफ की कमी नहीं है। यदि कोई अचानक से कोई कमी, जैसे मौत से या अन्य चीजों से कोई कमी होती है तो उसको हम तत्काल भरते हैं। तो लोकसभा के प्रश्नों को हमें देखना होगा, जबकि आम जनता जब उस शाखा में जाती है तो कहते हैं हमारे यहाँ स्टाफ कमी नहीं है, कमी है इसलिए हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ये स्टाफ की कमी बताई जाती है, ये देश के लगभग सभी विभागों का ये हाल है। और जब हम लोकसभा के प्रश्न को देखते हैं तो वहां पे एक अलग चीजें आती हैं। तो मैं जब से ये देख रहा हूँ, लोकसभा के प्रश्नों को मैं पढ़ रहा हूँ, समझता हूँ, तो वहां पे बहुत सी ऐसी चीजें रखी जाती है जो कि हमारे बिल्कुल विरोधाभासी होता है, जो कि जमीनी स्तर से जो दिखाया जाता है उसके बिल्कुल उलट होता है। तो मैं आपके यहाँ इस बात से सहमत नहीं हूं कि कहीं सूचना आयुक्त की कमी है। हाँ, झारखंड के मामले में है, झारखंड में बिल्कुल नियुक्ति नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। बाकी अन्य जगह कोई कमी नहीं है। जायसवाल जी, मध्य प्रदेश में मुझे कहा गया है कि 2 का स्टाफ दिया गया है कमिश्नर्स को। अगर 2 का स्टाफ दिया गया है तो कमिश्नर काम नहीं कर सकता। ये बड़ी बेवकूफी है, सरासर बेवकूफी है, पर इसके विरोध में जनता को बोलना चाहिए। चलिए सर, बिल्कुल आपकी बात यहाँ जायज हो सकती है कि 2 का स्टाफ में कमी हो सकती है, लेकिन इतनी भी कमी नहीं है जिस कमी को एक सामाजिक पटल पे दिखाकर काम न करने की बहानेबाजी होती है। दूसरा चीज है, हमें हकीकत देख के तय करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका मान ले। मुझे मध्य प्रदेश में कहा गया है कि 2 ही स्टाफ है, 2 का स्टाफ में कोई कमिश्नर काम ही नहीं कर सकता। ये सरासर बेवकूफी है। एक कमिश्नर की टोटल खर्चे पे करीब 10 से 12 लोग आ सकते हैं और उसको दिए बिना कमिश्नर बढ़ाना बेवकूफी होगी। और दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूं, अभी आत्मदीप सर ने कहा है कि कम से कम 3 आयोग की अपीलें होनी चाहिए, मतलब अपीलें 3 प्रक्रिया में होनी चाहिए, जबकि ऐसा कहीं कानून में नहीं लिखा है। आप आयोग सीआईसी में ऑनलाइन अपील करिए, सिंगल पार्ट में ही ले लेते हैं। तो ये ऑफलाइन में 3 क्यों मानते हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। न कोई ने स्पेसिफिक इस बात को रखा है कि कानून के किस नियम से 3 भागों को 3 जगह रखना चाहिए।
3 प्रतियों में देना चाहिए। ठीक है, लोगों को जानकारी नहीं है, इसका कानून में भी नहीं लिखा है कि 3 प्रतियां क्यों दें या अपील में 2 प्रतियां क्यों दें। तो जब आज की डेट में सारी सुविधाएं मौजूद है तो 3 प्रतियां क्यों मांगी जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब महज इस आधार पे आयोग को नस्तीबद्ध कर देना या रिजेक्ट कर देना, ये न्याय संगत तो है नहीं। एक तो 2 साल 3 साल में नंबर आ रहा है, ऊपर से आप इस बहाने से कि 3 प्रति नहीं आई हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं तर्कसंगत सर नहीं है। तो इस बात के लिए मैं यही कहूंगा, मेरे हिसाब से 3 प्रति मांगना गलत है, बट कई आयोगों ने ऐसे रूल किए हैं। वो ये कहते हैं कि हम एक कॉपी भेजते हैं पीआईओ को, एक कॉपी भेजते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को। मेरे हिसाब से वो कमीशन को करना चाहिए, वो एप्लीकेंट को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ ठीक है, देवेंद्र अग्रवाल जी आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे, कृपया शॉर्ट में इसको आप प्लीज करें। हाँ हेलो सर, इस शेयर हो रहा है? हाँ शेयर हो रहा है, कुछ आ रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस भारतीय राजपत्र गजट ऑफ इंडिया जी, ये सूचना का अधिकार का राजपत्र है। मैं सभी साथियों को सिर्फ मुद्दे पे आ जाता हूँ। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि हम लोगों की सबसे बड़ी जो चीज है, हम आज का जो मैटर था कि हमको सूचना मिल नहीं रही है सूचना आयोगों से, उसकी मुख्य वजह क्या है। और मैं सिर्फ इसी बात पर इंगित करना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोगों को जो सूचना मिलनी चाहिए थी वो सूचना हमको एक्ट के बाय लॉ के हिसाब से हमको मिल ही नहीं रही है, क्योंकि हमको यही नहीं पता चल पा रहा है कि हमको किस मामले में शिकायत करनी है और किस मामले में अपील करनी है। और शिकायत के मामलों में लगभग सूचना को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि हमें 19(8) की जो पावर है, जो 18(1) में हम कंप्लेंट्स करते हैं, जो ड्यूटी है सूचना आयोगों की, वो ड्यूटी के लिए जांच कैसे होगी, ये तो 18(3) में बहुत व्यापक तौर पे बताया है। जितना व्यापक तौर पे बताया, अगर इस तरीके से होने लग जाए तो हम लोगों को जो मामले अपूर्ण मिलते हैं, भ्रम वाले मिलते हैं, मिथ्या मिलते हैं, जवाब ही नहीं दिया जाता, ये इस तरीके के कुछ मैटर्स होते हैं जिसपे अपील में भी हमको कोई अच्छे निर्णय नहीं मिल पाते हैं। ज्यादातर अपील को इन सब मामलों में उसकी सद्भावना बता के खत्म कर दिया जाता है, या सूचना उसमें भी नहीं दी जाती है। उसमें ये जांच ही नहीं की जाती है कि उसने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहां पर था या नहीं था, वो पब्लिक रिकॉर्ड था या नहीं था। जो डॉक्यूमेंट्स है उसके एग्जामिनेशन ही नहीं होते हैं। जो एविडेंस होती है वो ओथ पर नहीं दी जाती है, एविडेंस जो है एफिडेविट पर नहीं दी जाती है। जो एक पूरा पावरफुल प्रोसीजर था इंक्वायरी का, वो इंक्वायरी का पूरा प्रोसीजर था 18(3) में। और मणिपुर सूचना आयोग और मणिपुर राज्य के मामले में जो हमको डिसीजन का पावर जो था 19(8) में जो हमको सूचना अधिकार में मिलता है, वो पावर लगभग कई सूचना आयोगों ने खत्म कर दिया है। और उसके कारण से हमको कंप्लेंट के मैटर में हमको सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं, ना ही क्षतिपूर्ति मिल पा रही हैं। कई सूचना आयोग, अभी सीआईसी के कुछ मामले थे, उन्होंने अपील में भी क्षतिपूर्ति दे दी, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं ध्यान दिया कि हमको शिकायत के मामलों में भी क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए, सूचना दी जानी चाहिए। क्योंकि 19(8) एकदम क्लियर है कि ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो है ये पावर है डिसीजन देते समय, जो कि सेक्शन 15(4) में और 12(4) में भी मेंशन होता है। और इन पावर्स को अगर आप यूज नहीं कर पा रहा है सूचना आयोग, तो वह पंगु है इस स्थिति में जहां पर हम कंप्लेन के केसेस लेके जा रहे हैं। क्योंकि जितना डिफाइंड पावर, किस तरीके के कौन से मामलों पे कंप्लेन लिया जाएगा, वो जो 18(1) में मेंशन है धारा 18 की उपधारा 1 में, उतना मेंशनिंग आपका अपील की प्रोसीडिंग में नहीं है। ना ही उसकी प्रोसीडिंग जो 18(3) में जो क्लियर है, वो भी प्रोसीडिंग क्लियर नहीं है। जितना पावरफुल 18(4) में पावर दिया हुआ है कि वो एक्ट में पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव के भी कंडीशंस पर हर तरीके की जानकारी मंगा पाएगा। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जिसको किसी भी आधार पर देने से मना किया जाएगा सूचना आयोग को। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा है सूचना आयोग, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से विस्तृत करते हुए नहीं रखा है कि 19(8) का पावर धारा 18 में शिकायत के मैटर पर भी बना रहेगा। तो इसी विषय पर हम लोग जो है अभी ईमेल अभियान भी चला रहे हैं। कल हम लोगों को डीओपीटी से 2 दिन पहले एक जवाब आया। हमने जब पूछा कि कंप्लेंट के मैटर्स पे क्या पावर होगी सूचना आयोग की, तो उन्होंने बोला कि 18, 19, 20 में वो मेंशन है। हमने उनको एक सीधा सा प्रश्न लिखा है कि आप ये बता दें कि जब वो कंप्लेन के केसेस देख रहे हैं, उस पे जांच कर रहे हैं या शिकायत की सुनवाई कर रहे हैं, तो उसमें जब निर्णय देंगे
तो वो 1960 का पावर यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वो 1960 का पावर यूज ही नहीं करेंगे तो आपने जो इंक्वायरी की, जांच की, कुछ भी किया, तो उसमें हमारे पास आएगा क्या फिल्टर होके, उसमें हमको मिलेगा क्या? हम कोई किसी पीआईओ को शास्ति लगाने के लिए या उसके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए तो हम जा नहीं रहे हैं। हम चाह रहे हैं मामलों की सही जांच करवाने के लिए, जो कि हर आदमी का पावर है, जो सूचना आयोग की ड्यूटी है कि वो हमारे मामलों को, शिकायतों को ले और उसकी जांच करे। और जांच करने के बाद हमको क्या मिलेगा जब 19/8 का पावर वो यूज ही नहीं करेगा अपने डिसीजन में? तो इस पर मैंने अपनी बात रखी है छोटे से, क्योंकि मेरे को मालूम है कि यहाँ पर और भी शिकायत लोगों के वो हैं, इश्यूज हैं, उनको हमें सुनना है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन को समझा नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए मेरे पास, लेकिन मैं जो मुद्दा है, क्योंकि अभी हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, शैलेश गांधी जी भी मौजूद है, आत्मदीप साहब भी मौजूद है, तो इस पर अगर वो टिप्पणी कर दें तो सहयोग होगा। ठीक है देवेंद्र जी, जी जी धन्यवाद आपका। थैंक यू। और हाँ, कार्यक्रम में हमारे बीच में राहुल सिंह सर भी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। और एक कंसर्न देवेंद्र अग्रवाल जी ने सेक्शन 18 को लेकर के एक बार पुनः यहाँ पर रखी है। तो आत्मदीप जी हैं, राहुल सर हैं, सौरभ जी हैं। फिलहाल गांधी सर तो हमारे कार्यक्रम से अभी जस्ट विदाई ले लिए, क्योंकि उनका एक दूसरा भी अपॉइंटमेंट था। तो इस विषय में यदि आप सौरभ जी, इस विषय पर आपका क्या टिप्पणी रहेगी? ये जो देवेंद्र जी ने कहा कि सेक्शन 18 का उपयोग मणिपुर कोर्ट ने एक तरह से वो कर दिया है, बार कर दिया है, पूरा एकदम दीवार खड़ा कर दिया है कि मतलब अब आप आगे इसमें जानकारी नहीं दिलवा सकते। तो इनका ये कहना है कि सूचना आयोग एक्चुअली क्या है सर, मणिपुर आयोग के मामले में सिर्फ उन्होंने कंप्लेन और अपील को एक तरीके से किया। उन्होंने बताया कि जब अपील का साधन हमारे पास उपलब्ध है तो हम कंप्लेन पर जाएंगे ही क्यों। उन्होंने जब अपील के ग्राउंड्स को बताने की कोशिश की तब वहां पे उन्होंने 19(1) और 19(3) की बात नहीं की। उन्होंने क्या किया, 19 का लेख लिख दिया, जिसके कारण से ये जो डिसीजन है। पर देवेंद्र जी एक बात जहां तक हमें समझ में आती है कि यदि कोर्ट ने इसको ऑर्डर किया है तो इसमें हम यदि जनरल चर्चा भी करेंगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? इसको तो यही नहीं, जनरल चर्चा वाली बात नहीं है, मेरी बात को आप समझिए। क्योंकि जब कोर्ट ने इस मैटर को डिफाइन किया तब उस डिफाइन करते हुए मैटर में उन्होंने ये बताया कि कब अपील पे जाया जाएगा और कब शिकायत पे जाया जाएगा। उन्होंने उस पूरे डिसीजन में इस चीज को डिफाइन नहीं किया कि जो सूचना आयोग के पावर्स होंगे कंप्लेन को डील करते हुए में, वो 19(8) के मेंशन पावर्ड होंगे कि नहीं होंगे। चूंकि एक्ट में कोई संशोधन नहीं हुआ है, इसलिए उस पावर्स का कहीं पर भी कोई रोक नहीं है। कंप्लेंट्स के मैटर में भी 19(8) का पावर रहेगा। हम यही बात अभी डीओपीटी से पूछे थे सेंट्रल में लगा के, और डीओपीटी ने बोला कि 18, 19, 20 में लिखे हुए पावर्स रहेंगे। इसका मतलब डीओपीटी इस बात को तो स्वीकार करती है कि कंप्लेंट्स के मैटर में जब भी इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी के बाद जब निर्णय दिया जाएगा तब 19(8) का पावर भी यूज किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने 19(8) का पावर यूज किया जाएगा, हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन उनसे किया है, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो हमने ईमेल अभियान आज सवेरे शुरू किया है और करीबन 100 करीब मेल जा भी चुके हैं, और इसमें सभी साथियों के सहयोग की भी आवश्यकता है। और अभी चूंकि हमारे साथ में वरिष्ठ अतिथि जुड़े हुए हैं तो इनका व्यू भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम इस बात को रखना चाह रहे हैं, हम अपील और कंप्लेन को अलग अलग जस्टिफाइड नहीं करना चाह रहे हैं जो माननीय न्यायालय ने कर दिया है। हम ये सिर्फ बोलना चाह रहे हैं कि कंप्लेन के केसेस में 19(8) का पावर है। ठीक है, मैं देवेंद्र अग्रवाल जी के जो क्वेरीज है उसका मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे जवाब देने का। मणिपुर के निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद, सेक्शन 18 और 19 को लेकर के ज्यादा इसमें गुंजाइश नहीं रही है कि उसमें हम अपना ज्यादा उसमें राय रख सके। जो व्यवस्था क्लियर है वो व्यवस्था क्लियर मैं बता सकता हूं कि क्या क्या आप कर सकते हैं। सेक्शन 18 में अगर किसी व्यक्ति को सूचना तक पहुंचने में भी कोई अवरोध पैदा हो रहा है, मान लीजिए कि वो आरटीआई एप्लीकेशन ही फाइल ना कर पाए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप बोलेंगे कि हम 19 में आरटीआई एप्लीकेशन फाइल ही नहीं हुई तो वो फर्स्ट अपील में कैसे जाएगा। फर्स्ट अपील का जो पहला क्राइटेरिया वो ये है कि 30 दिन के बाद आप फर्स्ट अपील में आते हैं तभी वो अपील माना जाएगा, एक अपीलेट प्रोसेस है। तो कानूनी तौर से उसको समझिए कि
जब आपने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई तो कानूनी तौर पर 30 दिन का समय होना चाहिए, और 30 दिन के समय होने के बाद फिर आप फर्स्ट अपील में जा सकेंगे। ये व्यवस्था अपीलीय प्रक्रिया का हिस्सा है, और ये अपीलीय प्रक्रिया है। कंप्लेंट में अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि आरटीआई एप्लीकेशन लगाए और वो वहां जाए और उसको आरटीआई एप्लीकेशन जो है वो मानी ही ना करे, वो बोले कि आरटीआई एप्लीकेशन आपको नहीं लगाने देंगे, हमें नहीं चाहिए, लौटा दे, भगा दे उसको, और उसका पूरा प्रूफ हो कि वो आरटीआई नहीं लगा पा रहा है, तो वो सेक्शन 18 में शिकायत कर सकता है, क्योंकि वो अपीलेट प्रोसेस में कहाँ जाएगा, कहाँ उसकी सुनवाई होगी, किस बेसिस पे सुनवाई होगी। कानूनी कोई उसका आधार ही नहीं है कि वो फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर को कैसे बताएगा कि मैंने ये जो आरटीआई एप्लीकेशन है वो मैंने मूव की थी, 30 दिन हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आएगा। इसके अलावा फीस का कोई मुद्दा हो गया जहां अपीलीय प्रक्रिया भी बाधित हो जाती है कि आप वो अड़ जाए पीआईओ कि नहीं, ये फीस जो है, फीस इतनी निर्धारित होगी, आपको फीस देनी पड़ेगी, 10 रुपए फीस देनी पड़ेगी एक पेपर का, जबकि कानूनी तौर पे 2 रुपए है। उसमें आप एक कंप्लेंट करके उसमें आप अपने मामले का निराकरण सीधे उससे मांग सकते हैं कमीशन के पास आकर कि साहब ये देखिए, ये फीस का पूरा मुद्दा है, ये गलत तरीके से फीस मांग रहे हैं, या फिर मैं फीस देना चाहता हूं कैश में जाकर के, ये कैश नहीं ले रहे हैं, रसीद वहां पे नहीं काट के दे रहे हैं। ये सारी तमाम मुद्दे जो हैं उसमें आप आ सकते हैं सीधे आयोग के पास धारा 18 के तहत। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये स्पष्ट हो चुका है कि इसमें प्रावधान नहीं है, धारा 18 में शिकायत के साथ प्रावधान नहीं है जानकारी देने का। तो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐसे ही नहीं आया, उसमें अगर आरटीआई एप्लीकेशन दायर ही नहीं हुई तो आप पिनलाइज कैसे करोगे, 7(1) का उल्लंघन कैसे होगा, 30 दिन होंगे तभी तो होगा, उसके बाद 250 रुपए पर डे के हिसाब से होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है उसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मान रहा है वहां पर कि ये आरटीआई एप्लीकेशन जब दायर ही नहीं हुई है तो उसमें आप अपीलीय प्रक्रिया के तहत उसको किसी पीआईओ को कैसे पनिश कर सकते हैं, लेकिन कंप्लेंट के तहत जरूर पनिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर जानबूझ करके किसी का आरटीआई एप्लीकेशन रोका जा रहा है, जानकारी को देने से ही रोका जा रहा है, आरटीआई फाइल करने से रोका जा रहा है, तो उसमें प्रोविजन है। और इसमें मैंने खुद इसमें कई पीआईओज को पेनलाइज भी किया है, उन्होंने डाक लौटा दी है या फिर आरटीआई एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया है, तो उसका प्रोविजन है। दूसरा, धारा 18 में जो पावर्स हैं, धारा 18 का ऊपर का टाइटल पढ़िए, उसमें है इंफॉर्मेशन कमीशन की पावर और कंप्लेंट, 2 चीजें हैं। पावर जो है वो पूरा एक प्रक्रिया है, वो धारा 19 में जो आप करते हैं, किसी को बुलाते हैं, अगर आप दोनों को बहुत ज्यादा अलग अलग कर देंगे तो ये गलत होगा भाई। सेक्शन 19 में जब आप अपील दायर करते हैं तो इंफॉर्मेशन कमीशन से अधिकारियों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है आप एफिडेविट दीजिए, कहा जाता है कि आप एविडेंस दीजिए, कहा जाता है कि आपको सम्मन आपको किया जाता है। तो वो किस बेसिस पे होता है? सम्मन जो होता है वो उसका बेसिस जो है वो धारा 18 के पावर के तहत किया जा रहा है। तो एक हार्मोनियस रीडिंग है, और दूसरा बिल्कुल स्पष्ट तौर से, क्योंकि उसका टाइटल आप पढ़िए, टाइटल बिल्कुल स्पष्ट है, धारा 18 जो है कंप्लेंट और पावर है इंफॉर्मेशन कमीशन की। पावर जो है ओवरऑल पावर की बात कर रहे हैं कि आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन क्या क्या पावर है, किस किस पावर के तहत क्या क्या कार्रवाई कर सकता है। धारा 19 जो है वो अपील का, उसका टाइटल पढ़िए, उसमें अपील लिखा हुआ है। तो अपील तो तभी होगी जब एक अपीलेट प्रोसेस पूरा कंप्लीट करते हैं, आप फर्स्ट अपील फाइल करेंगे, उसके बाद सेकंड अपील फाइल करेंगे, जब पूरा अपील प्रोसेस हो जाएगा उसके तहत उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो व्यवस्था जो है इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बहुत स्पष्ट है, और जो आयोग जो है वो मुझे लग रहा है कि उसी हिसाब से, उसी एम्बिट जो है, जो जितना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो स्थिति क्लियर हुई है, उसी के तारतम्य में जो है वो जितने सूचना आयुक्त हैं वो अपनी कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद। मैं इसमें एकदम छोटी सी बात कहूंगा, एकदम छोटी सी बात है, 2 लाइन की बात है कि हमने कंप्लेन कैसे करना है, वो सारे कारण 18(1) में लिखे हुए। ये जितने भी कारण लिखे, मान लीजिए कि आपने बोला कि वहां पे सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं है, या सूचना अधिकारी ने, मैं बता देता हूँ, एक तो कंप्लेंट जो आपने लिखा है ना, वही चीज सुप्रीम कोर्ट में उसी चीज को चैलेंज किया गया। उन्होंने ये कहा कि भाई 18 में तो सब कुछ लिखा हुआ है, वही चीजें लिखी हुई हैं जो धारा 19 का भी आधार बनती है। आप जब आपको जानकारी नहीं दी जाती है, अपूर्ण जानकारी दी जाती है, वो सब तमाम बातें जो हैं वो धारा 18 में भी लिखी हुई है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि नहीं, ये जो आप अगर आप ऐसी रीडिंग करेंगे, एक्ट जो बनाया होगा उसका एक कॉन्सेप्ट था, वो उस कॉन्सेप्ट को आप उस ढंग से नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर दोनों फिर अगर धारा 18 में भी वही चीज होगी और धारा 19 में भी वही चीज होगी तो पूरा जो पर्पस है एक्ट का वो डिफीट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजन है, अलग अलग रेमेडीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेमेडीज शब्द का प्रयोग किया है कि दोनों की प्रक्रिया अलग है, दोनों की रेमेडीज अलग है, और इसीलिए उसके तहत काम किया जाएगा, और इसीलिए उसको उन्होंने बहुत एलोबरेट करके उन्होंने उसको सुनाते हुए निर्णय दिया है। जी देवेंद्र सर, मेरे पास सूचना आयोग का निर्णय है, उसमें रेमेडीज की बात नहीं आई है, लेकिन मैं फिर भी एक बस छोटी लाइन में जो 2 मिनट की बात है जिससे आप समझ जाएंगे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि 18(1) में चुनाव करना है कि 19(1) या 93 में चुनाव करना है, ये उस व्यक्ति का निर्णय है कि वो किस बेसिस पे जा रहा है। इस बात में मेरे ख्याल से कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट निर्णय के बाद उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जो मैंने आपको बताया। आप परिस्थिति बताइए, चलिए मुझे परिस्थिति बताइए कि आप धारा 18 में किस में कंप्लेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मैं बता दूंगा आपको। आप एक माननीय सूचना अधिकारी ने सूचना भेजी ही नहीं या लेने से आवेदन को इनकार कर दिया, हम कैसे प्रूव करेंगे उसने आवेदन लेने से इनकार कर दिया? एक सिचुएशन दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। उसने सूचना लेने से इनकार कर दिया, हम कैसे प्रूफ करेंगे? सूचना लेने से कि आरटीआई लेने से? आवेदन लेने से इनकार कर दिया। आप धारा 18 में जाएंगे। 18 में जाएंगे। उसने हमको कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। आप अपील में जाएंगे। फॉल्स मिसलीडिंग आप अपील में जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक अपील प्रोसेस है, आपको उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दे दी। अब ये आपका कंटेंशन है, इस बात की लड़ाई चलेगी, इस बात को एक कमीशन के सामने ये पूरा मैटर जाएगा। एक उसका जो पहला प्रथम अपील अधिकारी है वो भी देखेगा कि भाई उसका जो जूनियर ऑफिसर है वो काम कैसे कर रहा है, उसका भी निर्णय उसमें आएगा। और सर जिन मामलों में अगर कहीं अपॉइंटेड नहीं है पर्सन, मतलब जन सूचना अधिकारी पीआईओ या एपीआईओ अपॉइंटेड। देवेंद्र जी एक चीज आपको आप समझिए इस पूरे मैटर में जी, पूरे मैटर में एक चीज को समझिए। सुप्रीम कोर्ट का बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन क्या है दोनों इस पूरे मैटर को लेके? सुप्रीम कोर्ट का बॉटम लाइन ये है कि धारा 18 में जानकारी नहीं दी जाएगी। अब क्षतिपूर्ति, अगर सुनिए मेरी बात को सुन लीजिए, टेक्निकली मैं बता रहा हूं, अगर हमने इस मैटर को लेकर के कि जानकारी जो है गलत दी गई है, अगर इसको हम सुनने लग गए तो अल्टीमेटली जानकारी गलत दी गई है, मतलब हमको जानकारी सही जानकारी भी तो दिलानी पड़ेगी, तो सही जानकारी देने के आदेश भी तो देने पड़ेंगे, तो वो कैसे करेंगे? तो सर आप अपील में उसको इन्वेस्टिगेट इंक्वायरी कैसे करेंगे जो प्रोसीजर 18(3) में मेंशन है? अरे भाई साहब, धारा 18 जो है वो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये पावर है। ऊपर ले जाइए जरा, अब जरा स्क्रॉल करिए ऊपर। हाँ ऊपर करिए सर, ये पावर ऑफ इंक्वायरी है। अरे आप ऊपर तो करिए, पावर ऑफ इंक्वायरी इन द मैटर, आप ऊपर तो करिए बिल्कुल। आप हेडलाइन में जाइए। ये जो है प्रेजेंटेशन के लिए बनाया हुआ था जो भारत का राजपत्र है। कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताता हूं कि आप राजपत्र वाला जो है ना उसको देखिए, उसमें हेडलाइन पढ़िए, पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन लिखा हुआ है। मैं खोल देता हूं सर। हाँ, पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन लिखा हुआ है। इसीलिए लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि धारा 18 के तहत दिया हुआ तो मतलब वो कार्रवाई जो है पूरा। फिर तो मैं आप ही से सवाल पूछूंगा, आप ये बताइए मुझे, किसी भी पीआईओ को बुलाने का हक किसने दिया है? धारा 19 में कहां लिखा है कि किसी पीआईओ को बुलाया जा सकता है? आप मुझे बताइए, एक लाइन भी कहीं लिखी धारा 19 में कि इंफॉर्मेशन कमीशन सम्मन कर सकेगा पीआईओ को? तो इंफॉर्मेशन वही तो बोल रहा हूं, अधिकार कहां से आया कि वो सम्मन करेगा, ये मुझे बताइए। तो मतलब आप ये सीधी सी बात ये हुआ है कि हम 19 के साथ में 18 के पावर यूज कर रहे हैं इंक्वायरी के, लेकिन 18 के साथ नहीं यूज कर रहे हैं। आपने क्या कर दिया कि 18 को आपने सिर्फ शिकायत मान लिया है। आप 18 का टाइटल पढ़िए, टाइटल है कंप्लेंट और पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। देखिए इसमें ऊपर जाइए, हाँ ये देखिए, पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ये तो इसका आ गया। हाँ ये देखिए, ये सर राजपत्र का है। राजपत्र का है जी। ये पावर ऑफ फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन अपील्स एंड पेनल्टीज दोनों के लिए है ना। तो मैं यही तो बोल रहा हूं सर कि 18(1) का जब मैटर रहेगा उसमें 19(8) का पावर यूज करेगी कि नहीं करेगी आयोग? नहीं, क्योंकि पेनल्टीज के चैप्टर में जो आप देखिए एक ही पावर है, उसमें अलग है। वो पावर क्या है? वो है कि आप हर्जाना दे सकते हैं, हर्जाना का ही मैटर है, आता है 19 में।
और हर्जाना के लिए फिर 19 का जो अपील का प्रावधान है उसको फॉलो किया जाता है, उसको देखिए। सर इसमें ये क्लियर है, ये रहा 19/8, 19/9 दोनों बार जो कंप्लेनेंट वर्ड आए हैं वो कंप्लेनेंट वर्ड क्षतिपूर्ति के लिए आए हैं, और अपील के प्रोसीडिंग अगर है देखिए तो उसकी इत्तिला देने के लिए आए मैं हैं। आपको यही बता रहा हूँ कि इस चीज को लेकर हमने भी इस पर काफी चर्चा की। जी क्या होता है कि ये बात सही है कि किसी भी एक्ट को बनाते समय आपको मालूम होगा कि पूरा प्रोसेस चलता है। जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं, पूरी जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, वो सब बैठ करके एक्ट को ड्राफ्ट करते हैं, रीड्राफ्टिंग होती है, कई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। जो लीगली जो लोग साउंड होते हैं वो उसको पढ़ते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसके बाद ये एक्ट आपके सामने आता है, जनता के सामने आता है। लेकिन कई जगह कुछ चीजें जो हैं छूट जाती हैं, इस एक्ट में भी छूटी हैं, वो आप साफ समझ सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन कमीशन में आप कोई अधिकारी, मैं ये सवाल पूछता हूं कि किसी अधिकारी ने मान लीजिए कि वो अधिकारी पीआईओ नहीं है, उसको आप पनिश कैसे करोगे? उसके लिए एक्ट में कुछ लिखा ही नहीं है। एक आपने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई और वो आरटीआई एप्लीकेशन आपको नहीं मालूम है कि पीआईओ कौन है, अब वो आरटीआई एप्लीकेशन पहुंच गई किसी ऐसे अधिकारी के पास जो पीआईओ नहीं है, अब वो आपकी आरटीआई एप्लीकेशन दबा के बैठ जाए। एक्ट में कहां लिखा है कि आप पीआईओ के अलावा किसी अन्य अधिकारी को पनिश कर सकते हैं? धारा 20 और धारा 21 को पढ़ लीजिए सर। 15/4 में और 12/4 में। हाँ बताइए सर एक सेकेंड, पनिश करने का नहीं लिखा है, उसको अपनी पावर को यूज करने के लिए कोई भी काम करने की पावर दी हुई है। आप देखिए तो आप। जी सर, पर मेरा जो सवाल था, मैं चूंकि अपने मुद्दे से भी नहीं भटकूंगा, उसमें मैं बोल रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप देखिए जब एक्ट को आप ऐसे करोगे ना तो मेरे पास तो मैं तो दिन रात यही पढ़ ही रहा हूँ सर। हम लोग सिर्फ कंफ्यूजन दूर करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ कंफ्यूजन, मैं आपको 10 चीजें बता सकता हूँ कि एक्ट में कहाँ एक्ट साइलेंट है, किस किन चीजों के लिए साइलेंट है। मैं तो प्रैक्टिकली रूप से आपको बताता हूँ तो कि हम यही चाहते हैं सर, जो इसको एम्पावर करने के लिए जहाँ पे जो दिक्कत है। देखिए सवाल ये कि सॉल्यूशन होना चाहिए हर चीज का, ठीक है ना? आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसा सर नहीं उसके लिए काम करेंगे हम मिलकर, तब वो चीज का सॉल्यूशन हो पाएगा। काम हो रहा है, लोग जो करना चाहते हैं वो काम करते हैं, किसी को रोका नहीं गया है। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने कुछ हफ्ते से इस पर काम कर रहे हैं। देवेन जी देखिए इसमें ऐसा होता है, मेरा कहना है कि एक्ट दुनिया में सबसे बेहतरीन एक्टों में से एक है, जिसकी ड्राफ्टिंग जो है मतलब वर्ल्ड ओवर अप्रिशिएट की जाती है। अब इसमें अगर कोई चीज अगर रह गई, लेकिन उसमें आप देखोगे कहीं ना कहीं उसमें दिया हुआ है कि आप कैसे आप उसको रेक्टिफाइड कर सकते हैं। तो वो आपके इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करेंगे ये रिमूवल। और आप ये कौन सा बता रहे हैं? आप क्या बता रहे हैं? 19/4 सर, सॉरी 12/4 और 15/4। हाँ तो 12 को पढ़िए पहले। 12/4 क्या है? 12/4 जो है आयोग के लिए है, पढ़िए और इसमें जो है आयोग के पास जो है। एक मिनट, ये 12 को बताइए ना आप। ऐसे तो वो आयोग के गठन के लिए है 12। फिर आप वो तो देखिए, तो 12 आयोग के गठन से किसी अधिकारी को पनिश करने का क्या मैटर है? सर पनिश करने का नहीं, मैं सिर्फ इसमें ये बोल रहा हूँ कि इनके पास इतने पावर्स है कि वो अगर कुछ चीज उनको उचित लगे, यहाँ पे जैसे लिखा है मे एक्सरसाइज ऑल सच पावर। गलत इंटरप्रिटेशन मत करिए देवेन जी। तो सर मैं वही बोल रहा हूँ कि 19/8 के लिए जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, 12/4 में पावर नहीं दी हुई आयोग की, गलत इंटरप्रिटेशन मत दीजिए प्लीज। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज करेगा, वो सारे पावर एक्सरसाइज करेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, गलत इंटरप्रिटेशन मत दीजिए। सर अभी जो हमारे पास डीओपीटी से एक जवाब आया, डीओपीटी का जवाब ये है कि 18 में जब शिकायत की सुनवाई करेगा, तो जब हमने पूछा कि हमको ये बताइए कि जब निर्णय देगा, विनिश्चय करेगा, तो उस विनिश्चय में कौन से पावर्स होंगे आयोग के, तो उन्होंने लिख दिया 18, 19, 20। मतलब उन्होंने तो ये बोल दिया कि 18, 19, 20 में जितने भी चीजें हैं वो सारे पावर्स होंगे आयोग के पास कंप्लेंट के मैटर की सुनवाई। आप उस बेसिस पर हर्जाने की मांग लगा दीजिए कहीं पर। अगर वैसा है तो आप हर्जाने की मांग कर लीजिए कि भैया मैंने कंप्लेंट फाइल किया, मुझे हर्जाना भी चाहिए, क्योंकि डीओपीटी ने कहा है कि 19 के पावर यूज होंगे।
मैं उसी चीज को बस आपसे समझना चाह रहा हूँ कि डीओपीटी ने हमको ये जवाब दिया, आज हमने ईमेल करके डीओपीटी से सवाल पूछा है कि सिर्फ वो हमें इतना बता दे कि जब वो 18 के कंप्लेन के मैटर पे डिसीजन देगा आयोग या आयुक्त, तो वो 19(8) के जितने भी पावर मेंशन है वो यूज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, अब आप उसको देखिए, मेरा कहना है कि इशू सिर्फ एक दो चीजों को होता है देवेंद्र जी, इतना उलझाने से नहीं ये चीजें सुलझेंगी। सिंपल सा आपका एक ही क्वेरी है जिसको आपको डीओपीटी से क्लियर करना है, वो ये कि क्या मैं धारा 18 के तहत शिकायत करके धारा 19 में जो हर्जाने का प्रावधान है उसका हकदार बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं, बस इतना पूछ लीजिए। और अगर हर्जाने का वो बोलता है प्राप्त कर सकता हूं, तब फिर बाकी बहुत क्यों नहीं यूज होंगे? तब तो देवेंद्र जी, तब तो ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ना, ये बहुत क्लैरिटी हो जाएगी सर। बहुत सारी वही चीज है सर, एक्चुअली ये एक ही इशू है जिसको लेके क्लैरिटी लानी है। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि जब शुरू में जब धारा 18 में कंप्लेन पे कोई मैटर चलता था तब 19(8) के सारे पावर यूज हो रहे थे, तब उस समय तो ऐसी कोई रोक नहीं थी कि 19(8) के पावर यूज नहीं होंगे। 19(8) के पावर नहीं, 18 में पावर हैं। आप समझने की कोशिश करिए, जो पावर डिफाइन की गई है इंफॉर्मेशन कमीशन की, वो बताएं सर प्लीज वो कौन सी पावर है जो है 18 में? देखिए तो सामने भाई, मैं तो आपसे सिंपल पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ देवेंद्र जी, और सर मेरे को जवाब चाहिए, सवाल नहीं चाहिए कि आपसे। अरे तो आप क्या हो रहा है कि आप चीजों को, आप क्या हो रहा है कि आप खुद अपने सवाल बना रहे हो, आप उसमें उलझते जा रहे हो सुलझने की जगह। मेरा काम है सुलझाना चीज को, और मैं आपको बहुत ही एक चीज बताता हूँ, आप जब अपने इस प्रश्न का जवाब आप खुद ढूंढ लोगे ना, आपने एक अपील की आयोग के सामने, अब अपील में आयोग पीआईओ को कैसे बुलाएगा, ये कहाँ लिखा है 19 में? आप मुझे एक लाइन बता दीजिए जहां पे लिखा है कि इंफॉर्मेशन कमीशन सम्मन करेगा पीआईओ को, इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट लेगा पीआईओ से। बिल्कुल नहीं है। तो फिर अब ये तो इलीगल काम कर रहा है इंफॉर्मेशन कमीशन, अगर आपकी बिल्कुल सर, ये सारे पावर 18(3) में, इसीलिए हम लोग ये चाह रहे हैं। तब तो मैं कहूं कि आयोग इलीगल काम कर रहा है, किसी पीआईओ को बुलाने का कैसे बुला रहा है? मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि अगर 18 में 19 के पावर नहीं है तो फिर 19 में 18 के पावर भी नहीं है। अरे मैं देखिए, वही आप उसको पावर एंड अपील आप उसको पढ़िए, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इन अपील एंड पेनल्टीज, दोनों। सर ये मेंशन है बगल में, अपील 19 के बगल में राजपत्र में लिखा हुआ। 19 में सिर्फ अपील का जिक्र किया है, आप अपील प्रोसेस डिफाइन की उन्होंने। और तो मैं यही बोल रहा हूं सर कि जो 19 में जब हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो हम 18 के 19(8) का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप अगर ये बोल रहे हैं तो फिर 18 का उपयोग होगा। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि आपका कंफ्यूजन सिर्फ अभी एक चीज का मैटर का था, वो मैंने आपको बता दिया, वो है कंपनसेशन की बात को। धारा 19 में कंपनसेशन का प्रोविजन है और धारा 18 में कंपनसेशन का प्रोविजन नहीं है। 19(9) कहाँ काम आएगी सर? 19(9) कहां पर है बताइए, बताइए सर। The Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, shall give notice of its decision, including any right of appeal to complainant and public authorities and the public authority. बिल्कुल है आपका ये कहना कि इसमें जो भी डिसीजन लेगा, भाई कंप्लेन का केस कर रहा होगा तब तो ये 19(9) प्रॉपर है। अगर कंप्लेन के मैटर पे यूज नहीं कर रहा है तो ये 19(9) व्यर्थ है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन। तो हमारा कहना यही है कि जब हम 18 को कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जब आप 19(8) को जब पढ़ते हैं सर, एक सेकंड बस लूंगा आपसे और ज्यादा नहीं लूंगा, बहुत समय दिया है आपने आज मुझे। कंप्लेनेंट शब्द जो है वो धारा उसमें भी आया है, धारा 19 में भी आया है, और कंप्लेनेंट शब्द क्योंकि 2 बार आया है उसमें जी, पूरे इसमें सर 2 बार कंप्लेनेंट और 2 बार अपीलेंट का वर्ड सिर्फ 2 बार ही यूज हुआ है। जी हाँ, सिर्फ 2 बार अपीलेंट वर्ड आया है, 2 बार कंप्लेनेंट वर्ड आया है, और 19(8) में ये लिखा है सर कि जो कंफ्यूजन जो है सिर्फ एक चीज को लेकर के, कंपनसेशन के इशू को लेकर के मेजर कंफ्यूजन है कि कंपनसेशन क्या धारा 18 के तहत दिया जा सकता है या नहीं। सर एक बार सोच के देखिए कि अगर हम कंप्लेनेंट के केसेस पे जा रहे हैं और 18(3) की पूरी प्रोसीडिंग कर रहे हैं और उसके बाद 19(8) का डिसीजन दे रहे हैं कोई आयोग, तो कितना पावरफुल होगा उस कंडीशन में डिसीजन। एक बार आप सोच के देखिए, अगर आयोग के पास कंप्लीट पावर रहे
अब वो तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगानी पड़ेगी उसके लिए। बिल्कुल सर, हम लोग जो है जो अभी अभियान चला रहे हैं ईमेल का, इसमें यही कोशिश है कि अलग अलग स्टेट से सब जगह से ईमेल चले जाएं और रिस्पॉन्स आ जाए। इसके बाद हम आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट के सामने इस चीज को क्लेम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें ईमेल करके पार्टी बनाएंगे। तो वही एक हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिव्यू पिटीशन के लिए इसमें जाए। सर वही हम कर रहे हैं। मैं आपको बस सर ये दिखाना चाह रहा था, चीजें जो हैं वो मेरा ये मानना है कि उसमें भी आपका, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ चुका है, तो उसी को वापस सर वो डिसीजन गलत नहीं है, वो डिसीजन गलत नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन लोग गलत निकाल रहे हैं। उस इंटरप्रिटेशन को जस्टिफाइड कराना है हमको बस। उसमें एक ही चीज वो निकली है, वो ये निकली है जिसको लेकर के बहुत ही क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 18 में आप जानकारी नहीं दे। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, नहीं, वो कोर्ट का इंटरप्रिटेशन। उसी इंटरप्रिटेशन को आप दो तरीके से भी पढ़ सकते हैं। जिस डिसीजन को कर रहे हैं आप उस डिसीजन का कॉपी रख दीजिए यहाँ पे, उसमें लिखा हुआ है सर मैं इसीलिए आपको बोला कि 19(8) में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है, इन इट्स डिसीजन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। जब डिसीजन लेते समय स्टेट इंफॉर्मेशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ये पावर्स होंगे, तो जब हम ये पावर होंगे तो वो कंप्लेंट से अलग क्यों किए जाए? कौन से 19(8) सर, ये इन इट्स डिसीजन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी हैज टू पावर होता ही यूज ना। आप देखिए ऐसा है, आप समझ नहीं रहे हो। फिर मैं कह रहा हूँ देवेंद्र जी, आप बहुत इसमें क्या होगा कि जितना उलझाओगे उलझेगा मामला। आप एक चीज, रस्सी को एक तरफ से पकड़ना करें और खींचें, चीजें सुलझेंगी। इसमें स्पष्ट तौर से यहाँ पर ये स्पष्ट है, धारा 18 में जो लिखा हुआ हेडलाइन उसका पढ़ लीजिए, पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इन अपील एंड पेनल्टीज, और उसी पावर के तहत आप सम्मन करते हैं, उसी पावर के तहत आप पीआईओ बनाते हैं, उसी पावर के तहत आप ये सारी कार्रवाई आप करते हैं। धारा 19 में जो इन्होंने दिया है 19(8)A में, ये एक अपीलेट प्रोसेस का उन्होंने पूरा वो किया हुआ है। अब जहां जहां इसमें कंप्लेनेंट शब्द का यूज आ गया है, जिससे कंपनसेशन केस में अपीलेंट शब्द का यूज आया है, तो वहां बस क्लैरिटी लेनी होगी कि अगर उसमें ये जिक्र किया गया है तो इसका क्या मतलब था। सर एक्चुअली हमारे जितने डिसीजंस हो रहे हैं आयोगों की वो गलत हो रहे हैं। रीजन सिर्फ एक ही है कि जो प्रोसीडिंग पावर है। चलिए फिर आपकी इस बात पर, अगर हम आपकी इस बात पर चलें, तब तो कंपनसेशन तो अपीलेंट को नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए सर अपीलेंट को, सिर्फ उसके लिए कंप्लेनेंट ही हकदार होगा। बिल्कुल सर, कंप्लेनेंट की परिभाषा ही, अभी अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने जो 2015 का नियम बनाया है, उस नियम में उसने कंप्लेनेंट को इंटरप्रिटेट किया है और अपीलेंट को इंटरप्रिटेट किया है। और कंप्लेनेंट को ये बोल के इंटरप्रिटेट किया है, जो सेक्शन 18 का यूज कर रहा है वो कंप्लेनेंट है, जो 19 का यूज कर रहा है वो अपीलेंट है। ठीक है, अभी तक किसी आयोग ने ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं किया। लेकिन कंप्लेंट का जो कंपनसेशन का जो प्रोविजन है वो धारा 19 में दिया हुआ है। मैं आपको यही बता रहा हूं सर कि एक्चुअली हमको जो है इधर पे अगर हम प्रोसीडिंग को देखें, तो अगर हम अपील प्रोसीडिंग देखें तो 19(5) को हमको पढ़ना पड़ेगा। 19(5) में एकदम क्लियर मेंशन है कि इन अपील प्रोसीडिंग टू द ओनर्स टू प्रूव द डिनाइल। मतलब सिर्फ अपील प्रोसीडिंग जो है ना पूरा डिफाइन है कि सिर्फ ये प्रूफ कर दे जन सूचना अधिकारी की उसने सूचना देने पर जो मना किया है वो जस्टिफाइड था कि नहीं एज पर लॉ, बस। इसके अलावा अपील की प्रोसीडिंग में अनदर कोई पावर नहीं होता। ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इसीलिए माननीय न्यायालय ने इस सिंपल प्रोसीजर को सुझाया है। बट जो पावर है, जितनी भी चीजें हम जो वो कर रहे हैं, ये सारी पावर है इंक्वायरर की प्रोसीजर है। मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि 18(3) जो है वो इंक्वायरर की प्रोसीजर है। जब हम 18(3) पढ़ते हैं सर, तब वहां पर मेंशन है। 18(3) का हेडलाइन भी तो पढ़िए आप। सर मैं बिल्कुल 18(3) का, देखिए 18(3) जो है मैं वही पढ़ रहा हूं सर कि तो इसमें भाई वो मुझे मालूम है। देखिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की पावर ना सर, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ while inquiring into any matter under this section, ये बोल रहा है कि देवेंद्र जी मालूम है सिविल प्रोसीजर कोड की पावर है। नहीं सर, सिविल कोड की प्रोसीजर की पावर नहीं बोल रहा हूं मैं सर, मैं बात ही नहीं कर रहा सिविल कोड प्रोसीजर की। मैं सिर्फ बोल रहा हूं सर, आप इस पॉइंट लाइन को पढ़े जहां पर लिखा है सेल while inquiring into any matter under this section। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है इस
इंक्वायरी प्रोसीजर जब होगा, जब इंक्वायरी की जाएगी, कोई जांच की जाएगी आयोग की, तब ये पावर होगा। सही है। जब इंक्वायरी करेगा ही नहीं आयोग, तब ये पावर कहां से आएगा? और ये जो इंक्वायरी होगी वो सिर्फ सेक्शन 18 में होगी। सही है। व्हाइल इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर, अब जैसे मुझे इंक्वायरी करनी है, कोई भी मान लीजिए अपील का प्रोसेस चल रहा है, मुझे इंक्वायरी करनी है कि ये पीआईओ ने सही बोला या नहीं बोला, तो मैं सम्मान करूंगा पीआईओ को। क्या आप तो सर वो आप सेक्शन 19 में नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये अंडर दिस सेक्शन लिखा है, मतलब ये प्रोसीजर आप सिर्फ 18 में यूज कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि पहले तो इंटरप्रिटेशन आपको देखना होगा। आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, बार बार मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, आप गलत इंटरप्रिटेशन मत करिए। हेडलाइन को पढ़िए, हेडलाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है और हिंदी में भी पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, अपील एंड कंप्लेंट, और उसी के नीचे ये आप पढ़ रहे हैं, उसी का मैटर पढ़ रहे हैं। आप क्यों अलग कर रहे हैं उसको? तो सर मैं वही बोल रहा हूँ, या तो आप 18 के साथ में 19(8) को भी यूज करेंगे ना, फिर मैं तो वही बात बोल रहा हूँ। सुनिए, वो करते ही हैं। आप संबंध कहां से कर रहे हो, लेकिन 18 में जो 19 का एक ही चीज अलग हो जाती है, आप समझिए बात को। मैं कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट आई, कंप्लेंट में मैं बस एक ही चीज नहीं हो पाई, जो अभी नहीं हुई है, वो 19 में जो कंपनसेशन दिया जा रहा है, बस वही एक विषय। वो दूसरा विषय मुझे बता दीजिए जो 19 में है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि जब 18 में ही इसको इंक्वायरी की जा सकेगी, तो 19 में जो आप लोग इंक्वायरी करते हैं वो लॉफुल कैसे होगा? चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब सर सेक्शन का मीन्स तो धारा ही है ना। सुन लो मेरी बात, धारा 4 का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या करोगे? कंप्लेंट करोगे, अपील करोगे? मैं कंप्लेन करूंगा सर। बस, अब कंप्लेंट में क्या उसमें होगा? इंफॉर्मेशन देने का जो प्रोविजन है, उसके लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए आयोग आदेश करेगा ना। सर मैं यही बोल रहा हूँ। पब्लिक डिस्प्यूट में रुको तो मेरी बात तो सुन लो। इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। देखो बेचारे जज साहब अपना ऑर्डर देके चले जाते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर है ना बहुत ज्यादा माथापच्चीसी करके उसको कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं। मेरा ये मानना है, धारा 4 का आप कंप्लेंट किया है आपने, अब आप अगर ये चीज पकड़ लोगे इंफॉर्मेशन देने के तो आदेश नहीं है, तो इंफॉर्मेशन कैसे हम देने के आदेश दे दें? गलत है भाई। आप उसको ऑलरेडी धारा 18 में आप लिखोगे, ये धारा 4 का वोल्यूशन किया है आपने, आपको चलिए मानिए सर, मान लेते हैं आप एक चीज जो बोल रहे हैं सर, मान लेते, मैं बोलता हूँ कि थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि सूचना नहीं देने के लिए रोक लगाया है अगर माननीय न्यायालय ने, तो क्या 19 लिखा हुआ है? सर मैं मेरी बात एक बार पूरी कर लूं। बिल्कुल, मैं मानने वाली बातों पे नहीं करता हूँ बात। सर मैं एक बार मैं आपकी बात को सही ठहराता हूँ कि सूचना देने से मना किया है उस डिसीजन में, लेकिन क्या बाकी जो 19(8) में बाकी चीजें लिखी हैं उसको मना किया है यूज करने से? देखो देवेंद्र जी, हम लोग है ना अननेसेसरीली की इसमें बहस में पड़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल वो रख दीजिए। सर इसमें हम ये कह रहे हैं कि क्या ये अपन बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स परेशान हो रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो क्या इस डिस्कशन को कभी देवेंद्र अग्रवाल, वही मैं कह रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आप समय निकालें और आयोग में विजिट करें और राहुल जी के साथ में बैठकर आप इसको यदि डिस्कस कर लें तो वहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 1-to-1 में आप लोग बेहतर ढंग से इसको वो कर पाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक फोरम है। और सर ये बहुत बड़ा मुद्दा था, इसलिए रखा क्योंकि टॉपिक ऐसा ही था। सॉरी टू से देवेंद्र जी, कोई बात नहीं सर। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कॉम्प्लिकेशंस सिर्फ कुछ चीजों को लेकर के है। एक कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, देखिए मैंने बहुत अच्छे से देखा हुआ है, और क्योंकि इसमें जो पावर में जो आता है धारा 18 के तहत सिर्फ एक ही मात्र का इशू है, वो है कंपनसेशन। आप कंपनसेशन के इशू को डीओपीटी से क्लैरिफाई कर लीजिए, पूरा मामला सॉल्व है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही चीज को आपको क्लैरिफाई करना है कि कंपनसेशन दे सकते या नहीं दे सकते, बात मामला खत्म है, बाकी सब चीजों पर और कोई कंफ्यूजन भी नहीं किसी को। ठीक है, कुछ अब ये डिस्कशन को अपन इसको अग्रवाल जी इसको थोड़ा सा आप वो कर दें। बहुत सारे लोगों ने हैंड मुझे लग रहा है, मैं एक चीज मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक सवाल यहाँ पर जो मुझे ज्यादा यहाँ पर जब हमने ये बोला कि क्या हमें जानकारी मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे बड़ा टॉपिक जो मुझे